हेलो। वेलकम टू केन स्टडीज। सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सत सत नमन उनके जन्म दिवस पर, उनके जन्म शती पर। देखो, जो भी पर्सन्स होते हैं, कुछ पर्सन्स अपने लाइफ टाइम में ही बहुत कुछ कर जाते हैं, और कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं कि वो लार्जर देन लाइफ जो फिगर होते हैं अपने जन्म काल में ही हो जाते हैं। और कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो जिनका जो है ग्रेजुअली टाइम पास होने के साथ साथ उनका इंपॉर्टेंस बढ़ता जाता है, चाहे वो किसी भी कारण से हो। महात्मा गांधी एक ऐसे फिगर थे जो कि अपने लाइफ टाइम में ही लार्जर देन लाइफ फिगर हो गए थे। राष्ट्रपिता का जो उन्हें सम्मान था, उनके अपने जीवन काल में ही मिल गया था। बापू, लोग उन्हें अपने जीवन काल में ही उन्हें सारे आदर्शों से ऊपर मानते थे। बहुत सारी चीजें जब आती थी तो बोलता था, बापू को इच्छे में मत घसीटिए, बापू इससे ऊपर हैं। तो एक ऐसे पर्सन थे। और एक अंबेडकर थे। अंबेडकर को जिनका जितना सम्मान उनके लाइफ टाइम में मिलना चाहिए था, कहीं न कहीं वो नहीं मिल पाया। हाँ, आखिरी टाइम में उन्होंने संविधान बनाने में अहम भूमिका अदा की, तो उस समय फिर है लोग रिकॉग्नाइज़ करने लगे, बट अ लॉट ऑफ पीपल थे जो कि उनसे सैटिस्फाई नहीं थे, उनसे जो भी खुश नहीं थे। बट आज के डेट में कहीं न कहीं यस, आज ऐसा नहीं है कि आज सारे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं बाय हार्ट, बट इनका रिलेवेंस बढ़ रहा है। यही वजह है कि लास्ट 2 ईयर से, यानी कि पिछली साल और इस बार अंबेडकर जयंती पे सरकार छुट्टी दे रही है। कहीं न कहीं इसका कारण क्या है? एक, कि वोट बैंक पॉलिटिक्स, डोंट टेक इट अदरवाइज़, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स भी एक रीज़न है। ऐसा नहीं है कि मैं इसके खिलाफ हूँ। अंबेडकर एक प्रेरणा दायक पर्सनैलिटी हैं। अंबेडकर वो पर्सनैलिटी हैं, जो कि सदियों तक लोगों को मोटिवेशन देते रहेंगे। यदि आप लोगों में से कोई भी यदि फ़ील करते हो कभी-कभी डिमोटिवेटेड फ़ील करते हो, कभी ये लगता है कि यस मेरे में एनर्जी नहीं है, आप इनके बारे में ज़रूर पढ़ो, इनके जीवन के बारे में ज़रूर पढ़ो, नहीं तो इनके ऊपर मूवी बनी हुई है, आप मूवी को देखो। एक बंदा जो लंदन से पढ़ा हुआ है, जो आपका अमेरिका में पढ़ा हुआ है, पीएचडी किए हुए, पोस्ट डॉक्टरल किए हुए हैं, और जिनके नेम से एक तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, उन उन लोगों को उनको उनको अपने जीवन में ही सम्मान नहीं मिला। यदि पीएचडी होल्डर होने के बावजूद भी उन्हें वो सम्मान नहीं मिला, उनके अपने जीवन काल में जो उनको मिलना चाहिए था। सोचो, जब वो एज़ अ टीचर के रूप में पढ़ाते थे, स्टूडेंट के टाइम में उनके साथ जो ज्यादती हुई, वो तो हुई, क्योंकि तब लोग उनके महत्व को नहीं जानते थे। लेकिन जब ये अमेरिका से लंदन से पढ़ने के आ गए, पढ़ने के उसके बावजूद भी उनके साथ जो है प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। तो ये एक मोटिवेशनल फिगर हैं। आप जो भी इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हो, जो भी इंटरव्यू में अपीयर होगे, उनके लिए ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि देखो, कोई भी चीज़ यदि न्यूज़ में है, इनके कारण जैसे छुट्टी दिया जाता है, तो फिर कहीं न कहीं इम्पोर्टेंस तो है, छुट्टी दिया जा रहा है। आज ही देखो, आज 14th है, तो 14th को कुछ लोग का पीईटी का डेट आपका पीएचडी पीईटी का डेट आप लोग को मिला हुआ था। उसमें से कुछ लोग का ये सब लोग का चेंज किया गया डेट जो भी है उस अनुसार कि यस, इस डेट को आपको मिलेगा, मैक्सिमम को 23rd को मिला है कि यस 23rd को उनका होगा। तो यदि इनके लिए छुट्टी मिल रहा है अभी रिसेंट में, तो कहीं न कहीं इसका इम्पोर्टेंस है। 21st सेंचुरी में जो इसका इम्पोर्टेंस है। अ लॉट ऑफ टाइम होता है कि आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में, दिस इज ट्रू फैक्ट, कि गांधी और अंबेडकर दोनों में कौन महान थे। अब देखो, जो महान थे, तो दोनों का अपना अपना एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन, एक तरह से अपना अपना वर्क सेक्टर है। यस, हम यदि एग्रीगेट लिया जाए, तो गांधी कहीं ना कहीं इनसे ऊपर हैं। ऊपर इस वजह से नहीं है कि वो बापू हैं या राष्ट्रपिता हैं। ऊपर इस वजह से हैं कि उन्होंने हर वर्गों का ध्यान रखा। कहीं न कहीं जब देखोगे कि आपका पूना पैक्ट हो रहा था, तो पूना पैक्ट जो है एक तरह से गांधी जी आमरण अनशन किए अंबेडकर के डिमांड पे। अंबेडकर एक्चुअली जो आराम से मैकडॉनल्ड का कम्युनल अवार्ड है, वो उसके कारण जो है एक तरह से अंबेडकर उसके फेवर में थे, यस, कि जो दलितों को अलग सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए।
लेकिन गांधी जी कहते थे कि ये जो है सोसाइटी मोर डिवाइड इससे होगा, डिवीजन सोसाइटी का एग्रीगेट जो है वो फायदा सोसाइटी को नहीं होना है, वो कहीं ना कहीं देश को लंबे समय तक घाटा ही होगा। देखो उसके पहले ही 1909 में मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया था, फिर उसके बाद और डिफरेंट कम्युनिटी को भी डिफरेंट सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया था। लेकिन गांधी जी नहीं चाहते थे कि अब फर्दर जो है एज ए हिंदू सोसाइटी भी वो डिवाइड हो। यदि एक बार आप प्रॉपर डिवीजन, गांधी जी का ओपिनियन था कि हम डिवाइड कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक दरार पड़ जाएगा वो लंबे समय तक रहेगा, वो शायद कभी मिटने वाला नहीं होगा। उसके एवज में हम रिजर्वेशन करें। रिजर्वेशन देखो आज भी चलता आ रहा है। ये डिबेट होता है कि क्या रिजर्वेशन जो है सही है या गलत है। देखो मेरा ओपिनियन है, और एक जो रेशनल ओपिनियन जो आप इंटरव्यू बोर्ड में वगैरह में जाते हो, या फिर आपको आर्गुमेंट राइटिंग पूछता है, या फिर रिपोर्ट राइटिंग, या फिर आपको एसे वगैरह में, ठीक है, एसे एसे ठीक है, एसे छूट गया आपका, एसे। तो ऐसे ये सब में क्या है कि आपको ओपिनियन बैलेंस्ड अपना रखना। रिजर्वेशन एज सच इज नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहाँ हो रही है कि जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो एक्चुअली जो इंटेंडेड बेनिफिशियरी को नहीं मिल पा रहा है। जैसे जस्ट इमेजिन करो कि आप ओबीसी में भी क्रीमी लेयर आ गया है, कि जो ओबीसी में क्रीमी लेयर में से आते हैं उन्हें रिजर्वेशन का लाभ एक तरह से नहीं मिलेगा, वो जनरल कैंडिडेट में ट्रीट होंगे। देखो अभी ईडब्ल्यूएस में भी, यानी जनरल कैंडिडेट जो जनरल थे, यानी कि जो ओबीसी, एससी, एसटी, ये इसमें किसी में शामिल नहीं होते थे, और उनके जो इनकम के आधार पे जो है आपका वो अब ईडब्ल्यूएस भी सिस्टम लागू हो गया। तो क्या रिजर्वेशन एज सच गलत है? रिजर्वेशन आउटराइटली हमें खत्म कर देना चाहिए? नहीं। रिजर्वेशन जरूरी चाहिए, क्योंकि जो अपलिफ्टमेंट है, हजारों सालों से जो डाउन ट्रोडन है, हजारों सालों से जिनका शोषण होता आ रहा है, उन्हें जो है रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए। परंतु वर्तमान समय में जो प्रैक्टिकलिटी है, ये क्या हो रहा है कि रिजर्वेशन का लाभ जो है उन गिने चुने लोगों को ही मिल रहा है, जिनको कि एक्चुअली जो ऑलरेडी एडवांस हो चुके हैं। अब जो रिजर्वेशन एक बार ये होना चाहिए कि जिनके भी घर में वन टाइम कोई गैजेटेड ऑफिसर बन गए, तो उन्हें रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए, उन्हें जो है जनरल कैटेगरी में ट्रीट होना चाहिए, ताकि उस रिजर्वेशन का लाभ उसके दूसरे उसी कम्युनिटी में दूसरे लोगों को मिल पाए। मान के चलो कि आप ऑलरेडी आईएएस, आपके फादर हो गए। अब आपके फादर आईएएस हो गए, उसके बाद भी यदि आपको लग रहा है कि आप पिछड़े हुए हो, तो आप दूसरे का नुकसान नहीं, आप अपने ही कम्युनिटी का नुकसान कर रहे हो। जो ओबीसी हैं या जो हर कैटेगरी में यही होना चाहिए। अंबेडकर ने क्या कहा? अंबेडकर ने कहा कि जो हमारे हजारों सालों से दबे कुचले हैं, उन्हें हमें आगे लाना है। आप उन्हें मौका दो ताकि वो भी फाइट कर सकें। वो भी हर कोई जो है अंबेडकर जैसा, यदि अंबेडकर जैसा जुझारू हर कोई हो कि हर समस्या से जूझने के लिए तैयार हो, तो मैं समझता हूं विदाउट रिजर्वेशन के भी किया जा सकता है। लेकिन हर कोई जो है अंबेडकर नहीं हो सकता है। यदि हमारे पास आज 200 अंबेडकर, 500 अंबेडकर हो जाएं, तो फिर देश ऑलरेडी हम अमेरिका को डिफीट कर देंगे। यदि आज 200 अंबेडकर हमारे पास हो जाएं, इस लेबर का, कैलिबर का, इस कैलिबर का बंदा, तो हम पूरे अमेरिका से आगे निकल जाएंगे इकोनॉमी में। देखो यदि आप देखोगे उनके नॉलेज, उनके जो स्टडी थी, तो अंबेडकर क्या थे? अंबेडकर क्या, बाबा साहब अंबेडकर के नाम से जाने जाते हैं। ये क्या थे? इंडियन ज्यूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन एंड सोशल रिफॉर्मर। इनफैक्ट देखोगे कि एज ए लॉ मेकर इन्होंने लॉ मेकिंग का काम किया, लेकिन एक्चुअल उनका ट्रेनिंग क्या था? एज ए ट्रेनिंग से वो इकोनॉमिस्ट थे। फाइनेंशियल सिस्टम में उनका जो ट्रेनिंग था, इकोनॉमिक्स में ट्रेनिंग था। तो वो क्या थे? एक ज्यूरिस्ट भी थे, एक इकोनॉमिस्ट थे, एक पॉलिटिशियन थे, सोशल रिफॉर्मर थे। देखो ये कब पैदा हुए, और ये आप ऑलरेडी जान रहे हो कि 14th ऑफ अप्रैल आज के दिन 1891 में पैदा हुए, और इनका जो डेथ होता है वो 6th ऑफ दिसंबर 1956 को होता है। ये पैदा बोले कि ऑब्वियसली है कि मैं हिंदू धर्म में हुआ हूँ, लेकिन जो मेरा डेथ होगा वो हिंदू धर्म में नहीं होगा, वो उन्होंने आखिरी टाइम में जो है वो बुद्धिज्म को ये स्वीकार कर लिया। ए लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है कि ये ब्राह्मणिज्म के खिलाफ थे या तो देखो ये ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं थे, ब्राह्मणिज्म के खिलाफ थे। इनफैक्ट देखोगे कि इनकी जो सेकंड वाइफ थी, सेकंड वाइफ शारदा, ठीक है,
तो वो शारदा को उसे सविता भी ये बोलते हैं बाद में चेंज, अदरवाइज शारदा कबीर उनका नाम था। वो क्या है, एक ब्राह्मण थी, एक वो डॉक्टर थी। तो जब इनका तबीयत खराब हो गया तो वो आई और इनसे सेवा इनकी करने लगी और उसके बाद इनसे शादी कर ली। तो देखो, ऐसा इन्हें ब्राह्मणों से कोई प्रॉब्लम नहीं था। आप देखो सबके साथ, गोविंद बल्लभ पंत से लेकर के जवाहरलाल नेहरू के साथ इन्होंने वर्क किया। यस, ये ट्रू है कि इनिशियली जो है जवाहरलाल नेहरू वाज रिलक्टेंट टू टेक हिम एज इन कैबिनेट, लेकिन जगजीवन राम जी को उन्होंने प्रायोरिटी दी थी। जगजीवन राम रहे, लेकिन गांधी जी ने कहा कि अंबेडकर को भी लो। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंस हमारे बीच जो भी है, लेकिन वो एक ब्राइट कैंडिडेट है, ब्राइट स्टूडेंट रहा है और एक सोसाइटी में को के उत्थान में उसका अहम भूमिका है। तो कहीं न कहीं उसके नॉलेज को हम यदि एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसके नॉलेज का हम लाभ नहीं उठा पाते हैं, तो ये हानि उसकी नहीं है, ये हानि हमारी है। गांधी जी ये बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू को कि देखो, यदि आप नहीं लोगे तो ऐसा नहीं है कि संविधान नहीं बनेगा या चीज़ें, लेकिन ये जो नुकसान उसका नहीं हम कर रहे हैं, हम नुकसान जो है अपने कंट्री का कर रहे हैं। तो ए लॉट ऑफ टाइम आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है बहुत बार जो भी है कि आप क्या ओपिनियन रखते हो इन इस चीज पे। तो देखो, हमेशा ओपिनियन, जब भी आप यूपीएससी के बिल्डिंग में जाते हो इंटरव्यू वगैरह के लिए, आपका ओपिनियन बैलेंस होना चाहिए। आपका ओपिनियन जो भी होना चाहिए कि यस, इफ दिस पर्सन हैज वर्कड, वेदर आप ब्राह्मण हो या फिर आप शेड्यूल्ड कास्ट हो, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो, आप एससी एसटी ओबीसी वोट्स एवर भी हो, जिस बंदे ने जिनकी जो क्रेडिट है वो मिलना चाहिए। अब एग्जैक्ट आप में और हम में ये क्षमता नहीं है कि ऐसे महान टावरिंग फिगर को हम कुछ लाइन में, कुछ शब्दों में, कुछ मिनट में हम बयान कर सकें, लेकिन हम ओपिनियन अपना डेवलप कर सकते हैं। ओपिनियन जो भी है उस चीज को बना सकते हैं। ए लॉट ऑफ टाइम होता है कि जो हम ये बोलते हैं कि जैसे इन्होंने बहुत सारे चीज को बोला कि जो मनुस्मृति को जला दिया, या फिर बहुत सारे जो है एग्रेसिव, इनका कुछ देखोगे कोटेशंस वगैरह है या कुछ इन्होंने एक्टिविटी की। तो देखो, कहते हैं ना कि मैं बार बार बोलता हूं, एवरी पर्सन इज फंक्शन ऑफ इट्स टाइम एंड एनवायरमेंट। इस बंदे के साथ, इस एक महान हस्ती के साथ हमारे समाज ने जो कुछ भी किया, तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत गलत चीज था। तो उस गलत को किया गया, तो उसके एक तरह से इनके मन में जो उसके प्रति आक्रोश था, वो आक्रोश इनके राइटिंग्स बहुत सारे चीज़ों में लिखा जाता था, बहुत सारे चीज़ों में निकलता था। इन्होंने बहुत सारे बुक्स वगैरह लिखे, बहुत सारे पोस्ट पे रहे। देखो, ये आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे राज्यसभा में, ये बॉम्बे को रिप्रेजेंट किए। फिर उसके बाद आप ये मिनिस्टर रहे, लॉ मिनिस्टर रहे, फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस रहे, ठीक है? फिर उसके बाद चेयरमैन रहे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग कमेटी का, फिर आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर रहे, फिर आप उसके बाद वो मिनिस्टर ऑफ लेबर रहे वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, फिर आपका बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन ये रहे, ठीक है? तो फिर उसके बाद आपका बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी रहे, बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी रहे। तो बहुत सारे चीज़ों में रहे, बहुत जगह रहे, इन्होंने बहुत ये वर्क किया। तो हम इस सारे चीज को नहीं जाएंगे। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो इन्होंने इस्टेब्लिश किया, जैसे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, इस चीज को ये किया। फिर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो ये है, इनकी जो ये है सविता अम्बेडकर, या फिर शारदा कबीर जिनको कहते हैं, इनकी सेकंड वाइफ थी, वो ब्राह्मण थी। तो आप ये देख सकते हो कि ऐसा नहीं है कि वो ब्राह्मण के खिलाफ थे। हाँ, ब्राह्मणिज्म जो इनके साथ टॉर्चर किया गया उसके खिलाफ थे। इन्होंने स्टडी कहाँ से की? तो यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से, आपका मुंबई यानी कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी। तो इसमें से ये आपका बीए और एमए किया। फिर उसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए और पीएचडी किया। फिर उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी और डीएससी किया, ठीक है? तो फिर उसके बाद इन्होंने ग्रेस इन से आपका बैरिस्टर एट लॉ किया। तो बहुत सारे चीज़ ये इनके पास एक तरह से एज ए राइटर, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आपके सोशल रिफॉर्मर, पॉलिटिशियन, एकेडमिक, व्हाट्सोएवर कह सकते हो, इकोनॉमिस्ट, ज्यूरिस्ट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट। तो बहुत सारे चीज़ों को इन्होंने किया। नो डाउट इन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया। भारत रत्न आपको पोस्टhumously 1990 में दिया गया। कहीं न कहीं जो देश इनको एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगाया। इसी वजह से मैं बोलता हूँ ना कि अम्बेडकर वो पर्सनैलिटी हैं जिनको कहीं न कहीं मोर और मोर एक्सेप्टेबिलिटी मिलता जा रहा है। ये या तो हो सकता है कहीं न कहीं ये आपका
वोट बैंक पॉलिटिक्स भी है। आप इस चीज से एक्सेप्ट इसको करना ही होगा कि वोट बैंक पॉलिटिक्स भी कहीं ना कहीं यहाँ मेजर रोल प्ले कर रहा है, बट हमें वो सारे चीजों को पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है, कि फ्रीडम ऑफ माइंड इज द रियल फ्रीडम। अ पर्सन हुज माइंड इज नॉट फ्री दो he may not be in the chains is a slave, not a free man. One whose mind is not free, though he may not be in a prison, is a prisoner and not a free man. One whose mind is not free, though alive, is no better than dead. Freedom of mind is the proof of one's existence. आप ये सारी चीज को यूज कर सकते हो, इस कोट को यूज कर सकते हो। यस, ए लॉट ऑफ टाइम होता है ना कि जो हमें आज सच वर्बेटिम याद करना याद नहीं रह पाता है, बट यदि संभव होता है तो हमें करना चाहिए। कल्टिवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। जो आपका माइंड है, कल्टिवेशन ऑफ माइंड है, वो आपका अल्टीमेट होना चाहिए, एम होना चाहिए। इफ आई फाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग मिसयूज्ड, आई शैल बी द फर्स्ट टू बर्न इट। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का अपने आप में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है जब तक कि उसे फॉलो करने वाले, उसे लागू करने वाले ये इसके इंपॉर्टेंस को ना समझे। अदरवाइज, जैसे जस्ट एग्जांपल लो, गीता, कुरान, ये क्या है? इसे आप एक बुक मान सकते हो, और कोई जो है उसे धर्म ग्रंथ मानता है, कोई अपने जीवन का सार मानता है। तो वही संविधान जो है, यदि इसे मिसयूज किया जा रहा है तो इसका अपने आप में कोई इंपॉर्टेंस नहीं। यदि संविधान को लागू करने वाले, उन्हें पालन करने वाले इसका सम्मान न करें तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। Unlike a drop of water which loses its identity when it joins the ocean, man does not lose his being in the society in which he lives. Man's life is independent. He is born not for the development of society alone, but for the development of his self too. इसका देखो मतलब है कि आप जो एक सोसाइटी के पार्ट हो, जो कहते हैं ना कि मैन इज अ सोशल एनिमल, तो हम एक सोसाइटी के पार्ट हैं। लेकिन हम सोसाइटी में, ऐसा नहीं है कि हमारी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। ए लॉट ऑफ पीपल हैं, यदि सोसाइटी की आइडेंटिटी खत्म हो जाती सोसाइटी में घुसने पर, तो सिर्फ हम अम्बेडकर को एक दलित मानते। महात्मा गांधी आज इतने लोकप्रिय नहीं होते, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जो है वो सिख होकर के एक रह जाते। लेकिन ही इज नॉट ओनली ए सोसाइटी। भगत सिंह देखो सोसाइटी में फिट ही नहीं करते हैं, अंबेडकर सोसाइटी में फिट ही नहीं करते हैं। दलित इन्हें मानते हैं कि हमारे मसीहा थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो दलितों का वो उत्थान चाहते थे, दलितों का मसीहा नहीं बनना चाहते थे। ठीक है, ये है। लाइफ शुड बी ग्रेट रादर देन लॉन्ग। सिर्फ ये नहीं है कि आप हजारों साल जीवित रहो, आप जितने भी दिन जीवित रहो, वो अपना इंपॉर्टेंस प्रूव करना चाहिए। ह्यूमंस आर मोर्टल, सो आर आइडियाज, एंड आइडिया नीड्स प्रोपेगेशन एज मच as a plants need watering, otherwise both will wither and die। जो आपके पास आइडिया है, जो इनकलकेट, आप जैसे आप कोई भी चीज टारगेट रखते हो कि यस आई हैव टू प्रिपेयर फॉर समथिंग, आई हैव टू डू समथिंग, तो उस आइडिया को अपना इनकलकेट करो, उसे आप प्रोपेगेट करो, उसको आप वाटर दो, उसको आप उर्वरक दो, उसको आप धूप दो, उसको आप छांव दो। ठीक है, उसका केयर करो, उसके सड़े गले पार्ट को हटाओ, उसके सूखे पत्ते को हटाओ। ये सारी चीजों को करोगे तभी वो नरिश होगा। History shows that where ethics and economics come in conflict, victory is always with economics. Vested interests have never been known to have willingly divested themselves unless there was sufficient force to compel them। देखो, a lot of time होता है we have to snatch our right। यदि हमारे पास राइट है तो हमें उस अधिकार को लेने के लिए हमें फाइट करने की भी जरूरत होती है। कोई भी वो जो कहते हैं ना कि उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। यानी कि कोई भी सोए हुए सिंह के मुख में जो मिर्ग, मिर्ग का मतलब जानवर होता है, एक मिर्ग का मतलब हिरन होता है, एक मिर्ग का मतलब जानवर, तो यहाँ जानवर से है कि कोई भी सोए हुए सिंह के मुंह में कोई जानवर प्रवेश नहीं कर जाएगा कूद करके कि मुझे खा लो। शेर को क्या होता है कि खदेड़ करके उसे पकड़ना पड़ता है, तो आपको अपना राइट जो है लेना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं और अंबेडकर कर रहे हैं। ये आपको जो है वो लेना पड़ता है, उसे फोर्स कंपेल करना पड़ता है, चाहे वो जिस भी तरीके में, इन द सेंस की वो वायलेंस की बात एक तरह से नहीं कर रहे हैं, लेकिन एकदम उस सिचुएशन में है तो इसको इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है। I, a just society is that society in which ascending sense of reverence and descending sense of contempt is dissolved into the creation of a compassionate society। ठीक है, it is not enough to be electors only, it is necessary to be lawmakers
Otherwise, those who can be lawmakers will be the masters of those who can only be electors. ये देखो कहीं न कहीं यही ये जो चीज़ है, ये कांशीराम राणा जो कांशीराम जी थे, जो कहीं न कहीं उन्हीं के बेब पे जो उन्हीं का एडवांटेज लेकर के मायावती जो है वो पॉलिटिक्स में आई। रामविलास पासवान इज़ द लिविंग एग्जांपल ऑफ मीन्स सॉरी उनका डेथ हो गया, अभी आपके सामने थे। तो वो एक तरह से आपके सामने लिविंग एग्जांपल्स थे, जो कि इन्होंने बोला कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इलेक्टर्स नहीं होना है, वो आपको क्या है लॉ मेकर्स होना चाहिए। और इसी वजह से रामविलास पासवान जी कहा करते थे कि यस, जब पावर में रहोगे तभी तुम दूसरे को एडवांटेज दे पाओगे। इसी वजह से कहा जाता है कि रामविलास पासवान किसी की भी सरकार हो, उनका एक मंत्रालय जो है वो फिक्स हुआ करता था। तो कहीं न कहीं ये जो है अंबेडकर का कहना था और ये सही है कि जब आप ऊपर लेवल में नहीं होगे, जैसे आप एक आईएएस बनते हो, एक आप असिस्टेंट कमांडेंट बनते हो, एक कांस्टेबल भी आप बन सकते हो। कांस्टेबल बन के आप वहीं रह सकते हो, तो आप जो है सुधार नहीं कर सकते हो। लेकिन असिस्टेंट कमांडेंट एक आज बन रहे हो, एक आईएएस बनते हो, तो वो दूसरे का सुधार करते हो या फिर जो भी है लॉ मेकर बनते हो तो। आई लाइक द रिलीजन दैट टीचेस लिबर्टी, क्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये देखो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि कोई भी धर्म जो है, जब तक वो आपका स्वतंत्रता और बराबरी और भाई विश्व बंधुत्व न सिखाता हो, तो उस धर्म का कोई मतलब नहीं। जो धर्म डिवाइड कर रहा हो किसी भी आधार पे, तो वो धर्म सही नहीं हो सकता है। जो धर्म मानव का उत्थान ना कर सके, वो धर्म सही नहीं हो सकता है। Equality may be a fiction, but nonetheless, one must accept it as a governing principle. देखो ये हो सकता है फिक्शन या उटोपियन वर्ल्ड हो, यूटोपियन वर्ल्ड हो, यूटोपियन चीज हो कि इक्वालिटी कंप्लीट इक्वालिटी कभी नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। सोसाइटी कितना भी हो जाए, वो सोसाइटी बहुत दिन तक चल ही नहीं सकता है जो कंप्लीट इक्वालिटी। लेकिन ये कहीं ना कहीं हमें इक्वालिटी को प्रमोट हमेशा करना चाहिए। इक्वालिटी कभी भी नहीं हो सकता, इसका मतलब है हम उसको छोड़ दें नहीं। जो रिच हैं वो पुअर कल हो सकते हैं, जो पुअर हैं वो रिच हो सकते हैं, जो जिनकी फैमिली एजुकेटेड है वो कल उनसे आगे कोई एजुकेटेड निकल सकता है, उनका पतन हो सकता है। इतिहास गवाह है कि जो भी है किसी का उत्थान हुआ है तो पतन भी हुआ है, और जो को बहुत हम्बल था वो ऊपर जा सकता है। तो हमें कहीं ना कहीं हमें टारगेट रखना चाहिए इक्वालिटी का। Constitution is not mere lawyer's document. It is a vehicle of life, and its a spirit is always the spirit of age. Okay. Democracy is not merely a form of government. It is primarily a mode of associated living, of conjunct communicated experience. It is essentially an attitude of respect एंड रिवरेंस टुवर्ड्स आवर फेलो मैन। ठीक है, तो डेमोक्रेसी ये नहीं है कि सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये आपका एक क्या है, प्राइमरली ए मोड ऑफ एसोसिएटेड लिविंग, एक ऑफ कंजक्ट कम्युनिकेटेड एक्सपीरियंस, ये एक लंबे एक्सपीरियंस। और देखो हमारे संविधान में क्या है, हर संविधान में अमेंडमेंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये लिविंग डॉक्यूमेंट है। अंबेडकर के टाइम में जो ट्रू था वो आज ट्रू नहीं है। सोसाइटी आगे निकल रही है, तो इसको जो है वो हमें आगे चलना चाहिए। ठीक है, तो ये स्मॉल सा एक था, आपको जानना चाहिए, आपको बैलेंस्ड ओपिनियन बनाना चाहिए। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी रहता है, आप हमारी बातों से यदि डिसएग्री होते हैं, तो वो जो है आप डिसएग्री होने के लिए फ्री हो। ये मेरा एक ओपिनियन था, मुझे जो लगा वो मैंने इनके ऊपर बोला। और आपको ये जानना चाहिए, इंटरव्यू वगैरह जो दे रहे हो उनको मस्ट जानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि देखो अब आज आपको एक तरह से हॉलीडेज टाइप का मिला है इसके लिए, जो भी है, तो इनके बारे में जानो, समझो। खास करके जो इस बीच में आप इंटरव्यू दोगे, तो पूछा जा सकता है, क्योंकि देखो चेंजेज किया गया है आपका, इस डेट को भी दिया गया, तो जो बोर्ड मेंबर हैं, वो भी बहुत सारे अवेयर हैं। ऐसा नहीं है कि यस कुछ लोगों का उसमें से तो ऐसा नहीं है कि किसी का लिखा हुआ है कि आपका किस दिन पीईटी था। लेकिन एटलीस्ट इस ड्यूरेशन में चेंजेस किए गए ये सारे, तो बोर्ड मेंबर भी ये सारे चीज़ों से अवेयर रहते हैं, तो आपको प्रिपेयर करना चाहिए। ओके, थैंक यू।